उसमें मुगल संस्कृति में एक तो साहित्य के क्षेत्र में हमने एक एरिया कवर किया है। आपको बुकलेट में भी स्पेसिफिकली लिटरेचर पर एक बड़ा सा क्वेश्चन है। एक बार यूपीएससी में 600 वर्ड्स के क्वेश्चन लिटरेचर पर पूछे थे। तो पहले जब 600 वर्ड्स के क्वेश्चन हुआ करता था तो मैंने आपके बुकलेट में साहित्य के क्षेत्र में मुगलों का योगदान वो एक अलग क्वेश्चन बनेगा, और संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में मुगलों का योगदान वो अलग क्वेश्चन बनेगा। इस बार आपने देखा संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में मुगलों के योगदान पर क्वेश्चन था। उसमें मैंने जो डेटा दे दिया, आपसे पीछे बात हुई कि डेटा बढ़ाना नहीं है, इसी डेटा को मैनिपुलेट करके आपको आंसर लिखना है, जो मैंने पहले ही लिखवा दिया था इसमें। और मुगल काल में साहित्य का विकास में आप देखते हो कि इसमें हमने टोटल 7 पॉइंट्स दिए हुए हैं। अगर आप इन पॉइंट्स को इलेबोरेट कर दोगे तो फिर आपका वो मुगल के उस पहलू पर आपके सारे चीज़ें हो जाएंगी, जिसमें आप एक पहलू देखिए। जैसे मुगल काल में साहित्य का विकास में पहला बिंदु दिया गया है कि मुगलों के अधीन अपार संसाधनों का संग्रह किया गया, अतः दिल्ली के सुल्तानों की तुलना में मुगल शासकों के द्वारा साहित्य एवं कला का विशेष संरक्षण दिया गया। मतलब किसी भी राज्य की संस्कृति और किसी भी राज्य का साहित्य और कला के क्षेत्र में सफलता के लिए सबसे आवश्यक चीज़ होती है वो होती है संसाधन। तो मुगलों ने जितने बड़े साम्राज्य बनाए थे और जिस तरह से प्रशासनिक और आर्थिक पुनर्गठन करने की कोशिश की थी, तो उन्होंने बड़ी मात्रा में संसाधनों का वो संग्रह कर पाए थे। और बड़ी मात्रा में संसाधनों के संग्रह करने के कारण ही मुगल काल में साहित्य को और कला को इतने बड़े पैमाने पर संरक्षण दिया गया था। तो पहला बिंदु आपको यह दिखाया गया। देखो, मुख्य रूप से उस समय जब 600 वर्ड्स का क्वेश्चन पूछा था तो बच्चे ये सोच कर ये क्वेश्चन नहीं लिख पाए थे कि भाई इस क्वेश्चन को हम कैसे टैकल करेंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि अब 600 वर्ड्स में केवल साहित्य पर लिख देना, उसमें बहुत सारे फैक्ट्स हमको लिखने पड़ेंगे। तो वही मैंने उनको देखा था कि देखिए, साहित्य पर लिखने के लिए आपके पुस्तकों का नाम ज़्यादा लिखने के बजाय उनकी प्रवृत्तियाँ लिखना ज़्यादा बेहतर है, और वही तरीका ही होता है। अगर आप सियरली फैक्ट्स के आधार पर क्वेश्चन, इन्फॉर्मेशन के आधार पर क्वेश्चन लिखना चाहेंगे तो हमेशा डिफ़िकल्ट होता है। अगर क्वेश्चन को आप समझदारी के आधार पर उन तथ्यों को मैनिपुलेट करके कम फैक्ट्स में अगर अपने इंटरप्रिटेशन के आधार पर लिखोगे तो हमेशा वो सुगम होता है। क्योंकि देखो, तुम्हारे और सहपाठी प्रयास तो करेंगे सब कुछ याद रखने के लिए, लेकिन कुछ भी याद नहीं रख पाएंगे। तुमको समझदारी के आधार पर जितना तथ्य याद होगा, तुम गौर करके देखोगे कि तुम्हारे सहचर जो 4 वर्ष से पढ़ रहे होंगे और फैक्ट्स ही फैक्ट्स कर रहे हैं, अल्टीमेटली होता है कि जन्नत और जहन्नुम दोनों चला जाता है। वो तो मेरा एक्सपीरियंस है। फैक्ट्स भी नहीं आता है, फैक्ट्स आएंगे तब, या इन्फॉर्मेशन तब याद रहेंगे, रिटेन होंगे जब उस तरह की चीज़ें समझदारी होगी। तो वो इसलिए मैंने यहाँ पर जो 7 पॉइंट दिया वो 7 प्रवृत्तियाँ हैं। उन्हीं 7 प्रवृत्तियों में आपको तथ्यों से जोड़ जोड़ के क्वेश्चन के साइज को 600 वर्ड्स भी कर सकते हो और 200 वर्ड्स भी कर सकते हो। परंतु अब 600 वर्ड्स करने की स्थिति नहीं रही, 200 वर्ड्स में आप उसको दे दोगे। तो एक तो हमने संसाधनों का दोहन दिया, दूसरा दिया कि मुगल दरबार विद्वानों का मक्का था। अब कारण है कि संसाधन ज़्यादा थे और मुगल दरबार एक मुस्लिम विश्व का प्रतिष्ठित साम्राज्य दरबार था, तो इसलिए दुनिया भर के इस्लामी विश्व से विद्वान खींच खींच कर मुगल दरबार में आते थे। तो इसलिए भी साहित्य को प्रोत्साहन मिला। तीसरा हमने बताया कि मुगल शासकों की साहित्य में, वो खुद भी विद्वान होते थे अधिकतर, और साहित्य में उनकी व्यक्तिगत रुचि होती थी। और साहित्य में व्यक्तिगत रुचि होती थी, इसका दृष्टांत हमने आपको दिया कि जैसे 2 उदाहरण, बस 2 ग्रंथ का, 2 पुस्तक का नाम यहाँ आप आराम से लिख सकते हो। एक है तुजुके बाबरी, दूसरा है तुजुके जहांगीरी। यही 2 एग्जाम्पल दे दोगे। उसके बाद नेक्स्ट वन हमने दिया कि मुगल शासकों के द्वारा भिन्न भिन्न भाषा साहित्य को संरक्षण प्रदान किया गया। उदाहरण के लिए फारसी को राजकीय भाषा के रूप में स्वीकृति, परंतु साथ ही भारतीय भाषाओं को भी संरक्षण दिया जाना, यथा संस्कृत को विशेष संरक्षण प्राप्त। इसके अतिरिक्त मुगल दरबार में हिंदी को भी प्रोत्साहन, जैसे राजा मानसिंह हिंदी कवि तथा बीरबल को कवि प्रिय। तो अब यहाँ पर आपको दिया गया है कि भारतीय भाषाओं को भी संरक्षण दिया। तो देखो, अब भारतीय, अगर वहाँ पर देखो अलग अलग, वहाँ चूँकि क्वेश्चन का 200 वर्ड्स होता है साइज, तो उसको किसी तरीके से वो मोल्ड कर देते हैं। अब उसमें किसी एक बिंदु को लेकर वो बना देंगे। अगर भारतीय मुगलों के अधीन भारतीय साहित्य का विकास अगर पूछा जाएगा, देसी साहित्य का विकास पूछा जाएगा, तो उसके उत्तर की दिशा अलग हो जाएगी। क्योंकि उसमें होगा कि मुगल दरबार प्लस मुगल दरबार से बाहर,
तो मुगल दरबार से जब बाहर की बात होगी तो उसमें जो भक्ति आंदोलन है अपने समय में, तो देसी साहित्य के विकास में भक्ति आंदोलन का तो बहुत बड़ा योगदान है। अब भक्ति आंदोलन तो सल्तनत काल से ही तुम देख रहे हो, परंतु सल्तनत काल से स्टार्ट होकर मुगल काल तक जाएगा, तो तुम्हारे दिमाग में एक भक्ति आंदोलन की तस्वीर बनी हुई है, याद है, भूल गए? याद है। तो आपने सल्तनत काल में अगर कबीर नानक को तुम सल्तनत में काउंट करोगे तो तुलसी, सूरदास, मीराबाई, बल्लवाचार्य, तो ये सब जितने राम भक्त कवि हैं और कृष्ण भक्त, उनको तो अकबर के काल में ही काउंट करोगे। उसके बाद महाराष्ट्र धर्म भी तो बड़ा लंबा है, लेकिन उनमें जो एकनाथ तुकाराम है और रामदास समर्थ है वो तो आ जा रहा है इसी मुगल काल में। तो एकनाथ और तुकाराम मराठी में अभंग की रचना करते हैं और रामदास समर्थ वो मराठी में दासबोध की रचना करते हैं। तो वो कृतियां भी मुगल साहित्य, वो देसी साहित्य में शामिल हो जाएगा। और गुजराती में नरसिंह मेहता गुजराती भाषा साहित्य को समृद्ध कर रहे हैं, वो भी आ जाएगा उसमें। और राजस्थानी भाषा साहित्य को मीराबाई प्रोत्साहन दे रही है, वो भी पहलू उसमें आ जाएगा। तो एक भक्ति आंदोलन वाला बन जाता है। तो खैर वो तो आगे आपको मिल जाएगा वैसे भी। तो मुगलों के धार्मिक सद्भाव की नीति ने सांस्कृतिक समन्वय को बल प्रदान किया। अकबर के अधीन एक अनुवाद विभाग की स्थापना तथा महत्वपूर्ण संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद। अब एक पहलू हो गया संस्कृत, एक पहलू हो गया कि मुगल शासकों की उदार नीति, उन्होंने एक तरह से सांस्कृतिक समन्वय पर जो बल दिया। उस क्रम में अकबर ने एक अनुवाद विभाग की स्थापना करके जो फैजी सरहिंदी के अंतर्गत किया गया था, और जितने भी महत्वपूर्ण संस्कृत के ग्रंथ थे उनका फारसी में अनुवाद किया। तो एक पॉइंट तो आपका ये बन जाता है। और फिर इसके बाद मुगल शासकों के द्वारा इतिहास लेखन को प्रोत्साहन दिया गया। अब कुछ कृतियां फारसी की आप सभी मुगल शासकों की काल से जोड़कर याद रखिए। जैसे आपकी एक कृति आती है अकबर का फैजी, अकबर के दौरान जैसे फैजी का एक अकबरनामा हो गया और दूसरा अबुल फजल का अकबरनामा। तो अबुल फजल के अकबरनामा का ही पाठ है आईने अकबरी, उसका तीसरा भाग है आईने अकबरी। तो वो हो गया। और निजामुद्दीन अहमद का तबकाती अकबरी हो गई, इसको तो मुगल दरबार में संरक्षण मिला। जैसे निजामुद्दीन अहमद है, उसको भी मुगल दरबार में संरक्षण था। वो अबुल फजल की तरह अकबर की तारीफ बहुत ज़्यादा नहीं करता है, वो अपने उसका थोड़ा सा न्यूट्रल स्टांस है। और उधर बदाऊनी है, वो जो तवारीखी मुंतखाब वो तवारीख लिखता है, वो तो अकबर का क्रिटिक है, लेकिन वो दरबार में नहीं लिखा है, वो अपना स्वतंत्र रूप से लिखा है। इसलिए यहाँ उसकी गणना बदाऊनी की नहीं करनी है। केवल 3 रचना अकबर के टाइम में दे दोगे, फैजी सरहिंदी, अबुल फजल और निजामुद्दीन अहमद का तबकाते अकबरी, तो वही आपका हो जाएगा। और जहांगीर के समय बस 3 ग्रंथ को दृष्टांत दे दो। एक तो मुतबित खान है, ख्वाजा कामगार है, और जहांगीर के द्वारा खुद तुजुक्के जहांगीरी लिखी गई है, जिसमें अपने शासन के 17 वर्षों का काल लिखा है। उसको पूरा किया है, उसका पूरा किया है उसके टेक्स्ट को वो मुतबित खान ने। तो यहाँ पर मुतबित खान ने इकबालनामा जहांगीरी लिखी है और ख्वाजा कामगार ने मासिर जहांगीरी लिखी है। तो इन दोनों कृतियों का नाम लिख के फिर आप शाहजहां के समय 3 तो शाहजहांनामा लिखा गया है और 3 तो पादशाहनामा लिखा गया है, 1 शाहजहांनामा लिखा गया है। उन कृतियों का नाम केवल आप ऑथर का नाम ध्यान कर लो। और औरंगजेब के काल में तो ऑफिशियल हिस्टोग्राफी को मना किया गया। एक ही ऑफिशियल हिस्टोग्राफी लिखता है मिर्जा मोहम्मद कजीम, उसके बाद खाफी खान ने लिखा है मुंतखाब उल्लुबाब, तो गुप्त रूप से ही लिखा है। तो मैंने बहुत ज़्यादा टेक्स्ट इसमें नहीं दिया है। और 7वां पॉइंट में दिया है भक्ति आंदोलन में के कारण भी क्षेत्रीय साहित्य को प्रोत्साहन मिला तथा महाराष्ट्र आंदोलन से मराठा साहित्य को अवधी भाषा तुलसीदास, ब्रज भाषा सूरदास, बांग्ला भाषा वृंदावन दास, राजस्थानी भाषा मीराबाई। तो ये भक्ति आंदोलन वाला ट्रेंड हो गया। तो आप नीचे आपकी कॉपी में क्या लिखा हुआ है जरा देखिए तो। अच्छा यही आपने लिख दिया है, आप नीचे क्वेश्चन फॉर्म कर दीजिए। हाँ हाँ, आप क्वेश्चन एक फॉर्म करिए तो उसमें। हाँ, हाँ, हाँ।
कि साहित्य के विकास में साहित्य के विकास में साहित्य के विकास में मुगल शासकों की भूमिका को निरूपित कीजिए। मुगल शासकों की भूमिका को निरूपित कीजिए। मुगल शासकों की भूमिका को निरूपित कीजिए। निरूपित कीजिए। अब देखो यहां पर जो तुम्हारा जो ये क्वेश्चन डाला है, तो इसमें आप सारा पॉइंट ऊपर से आएगा, लेकिन उसमें केवल यही बिंदु आप दिखाइएगा जो मुगल दरबार में विकास हुआ है। तो इसमें लिख देना कि इसमें इसमें इस काल के साहित्य इस काल के साहित्य साहित्य के विकास के उन्हीं पहलुओं को लिखना है। साहित्य के उन्हीं पहलुओं को लिखना है जो मुगल दरबार में विकसित हुए थे। अथवा उन विद्वानों की चर्चा करनी है, उन विद्वानों की चर्चा करनी है जिन्हें मुगल दरबार में संरक्षण मिला था, जिन्हें मुगल दरबार में संरक्षण मिला था। संरक्षण मिला था। मुगल दरबार में संरक्षण मिला था। ओके, इसमें ही दूसरा प्रश्न देखो सामने।